हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल और आज मैं आपको डाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद में ऐसा लगता है कि उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये तकलीफ़ लेके वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कई बार दवाई लेके ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार उनकी ये समस्या चलती रहती है। तो सबसे पहले इन शॉर्ट ये समझते हैं कि डाइजेशन होता क्या है, खाना डाइजेस्ट करना यानी कि एग्जैक्टली क्या होता है आपकी बॉडी में। तो हम अपना खाना खाते हैं अपने मुंह से खाना यहीं पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी मेडिकल टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो सलाइवा होता है, जो हमारे मुंह में थूक होता है, वो खाने को यहीं से डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है कि खाना आपके मुंह में जाता है, यहाँ पे उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं सलाइवा में, वो उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे वो यहाँ से फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में वहाँ पे वो एसिड के साथ मिक्स होता है और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनसे अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं एंड वो ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि वो इस स्टेज तक ब्रेक हो जाता है कि हमारी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल पाती है, एनर्जी निकाल पाती है, जिसको कि हमारे बॉडी के रोज़मर्रे के कामों में यूज़ किया जाता है। तो इन शॉर्ट डाइजेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे कि खाना ब्रेक डाउन हो और उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड है और जो भी न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है वो आपकी बॉडी तक, आपके सेल्स तक पहुंच पाए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो तो आपको अपनी बॉडी की हर तरीके से मदद करनी चाहिए खाना डाइजेस्ट करवाने में। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? सबसे पहली बात, आप ऐसा खाना खा सकते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में आसान हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि डाइट का बहुत एक मेजर रोल है। उसके बाद आता है आपका लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी ऐसी आदतें जो आप रोज़ फॉलो करते हैं। कुछ अच्छी आदतें हो सकती हैं, कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं। हमें ऐसी आदतें चूज़ करनी है जिनसे कि खाना डाइजेस्ट करने में आपकी मदद हो, यानी कि लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी डाइट सही है, आपका लाइफस्टाइल सही है, लेकिन आपको कोई अंडरलाइंग बीमारी है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। तो हो सकता है कि आप सब चीज़ें सही कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कुछ कुछ बीमारियों को कैसे आइडेंटिफाई करें। कुछ कुछ दवाइयाँ हैं जो कि पेशेंट्स को लेनी पड़ती हैं, उनके कारण भी खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, उनके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। डाइट यानी कि ऐसी चीज़ें आपको खानी है जो कि खाने में आसान है, जो कि डाइजेस्ट होने में आसान है। आज से 200-300 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने के पहले इतना पैकेज्ड फूड नहीं आता था, इतना प्रोसेस्ड फूड नहीं आता था। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब से पैकेज्ड फूड काफ़ी बनने लगे, क्योंकि उसको शेल्फ पे रखना ज़रूरी था और उसको बनाना महंगा था। इसलिए हम चाहते थे, फैक्ट्रीज चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बना रहे, यानी कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना शुरू हो गया। जो खाने में टेस्ट है उसको प्रेफरेंस मिलने लगी, बिकॉज कंपनी चाहती है कि वो खाना खरीदे जिससे कि उनको प्रॉफिट हो पाए। न्यूट्रिशन बेस्ड खाना बेचना डिफ़िकल्ट था। शुगर और प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट बेस्ड टेस्टी खाना बेचना, हाई फैट कंटेंट वाला खाना बेचना आसान था। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद से हमारी डाइट काफ़ी हद तक ख़राब होने लगी और उसी के साथ बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने लगी। उसके पहले ह्यूमन बींग्स की डाइट काफ़ी नेचुरल सी हुआ करती थी। आप वही खाते थे जो पकाया जाता था। पुराने इंडियन, अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें या पुराने इंडियन लाइफस्टाइल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऐसा कहा जाता है कि आप वही खाइए जो कि आपने आज के आज पकाया हो, विच इन जनरल इज़ अ गुड हैबिट। आज के तारीख में नॉट द मोस्ट प्रैक्टिकल हैबिट, ये मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। आप हमेशा रोज़ पका हुआ खाना नहीं खा सकते, बट जहाँ तक डाइट की बात आती है, आप जितनी ऐसी चीज़ें खाओगे जिसको कम से कम कुक किया गया है तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व्ड होंगे। आप जितनी ऐसी चीज़ें खाओगे जो कि बिना पैकेट के आती हैं, जो कि किसी फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती हैं, तो आपका फ़ायदा होगा। बिकॉज जो भी फैक्ट्री मेड खाना है, जिस भी खाने की शेल्फ लाइफ 6 महीने, साल, 2 साल है, उनको काफ़ी प्रोसेस किया जाता है ऐसा बनाने के लिए कि वो वहाँ पे टिके रहें। हो सकता है उस प्रोसेस में उनके काफ़ी न्यूट्रिएंट्स निकल जाएं एंड हमारा खाना खाने का पर्पस ही ना सॉल्व हो, हम अननेसेसरी कैलोरीज खा रहे हो। जहाँ तक कैलोरीज की बात आती है, लोगों को सिर्फ इतना पता है कि कैलोरीज खाने से आती हैं और कैलोरी से हमको एनर्जी मिलती है।
बहुत कम लोगों को ये पता रहता है कि गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज क्या होती हैं। तो बेसिकली गुड कैलोरीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ एनर्जी ना हो, एनर्जी के साथ में न्यूट्रिशन भी हो। जब मैं न्यूट्रिएंट्स बार बार कह रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ओवरऑल आपके न्यूट्रिशन का पार्ट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको एक बार में समझा पाऊँ, आपको ये डेप्थ में समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फुर्सत वाली चीज़ है। बट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ कि आपको हमेशा ऐसी खाने वाली चीज़ें चूज़ करनी है जिनमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो और अननेसेसरी कैलोरीज कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपके पास ऑप्शन है 100 कैलोरीज खाने का, तो बिस्किट या आइसक्रीम एक तरीका है 100 कैलोरीज खाने का, एंड एप्पल या ग्रेप्स या कोई सब्जी एक तरीका है 100 कैलोरीज खाने का। दोनों से ही 100 कैलोरीज आ रही हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेबल या एप्पल जैसी चीज़ें चूज़ करोगे तो उसके साथ आपको मिलेगा फाइबर, उसके साथ आपको मिलेंगे विटामिन, उसके साथ आपको मिलेंगे मिनरल्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फास्ट फूड जैसी चीज़ें चूज़ करोगे तो उसके साथ आपको मिलेगी बहुत सारी शुगर्स, काफ़ी सारा प्रिजर्वेटिव एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो मैसेज ये है कि आपको ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें नहीं खानी है, खाओ, कभी कभी खाओ। जैसे हम थिएटर में कभी कभी पिक्चर देखने जाते हैं, वैसे ही आप कभी कभी फास्ट फूड खा सकते हो। जहाँ तक रोज़ दिन में 3 या 4 बार खाने की बात आती है, आप जितनी न्यूट्रिशियस, ईजी टू डाइजेस्ट चीज़ें चूज़ करोगे उतना आपका डाइजेशन अच्छा बना रहेगा। उसी के साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो फर्मेंटेड खाना होता है, जैसे कि दही हो गया या अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जिनको कि फर्मेंट किया जाता है, राइस प्रोडक्ट्स हो गए जिनको फर्मेंट किया जाता है, दे आर ईजी टू डाइजेस्ट। वो इसलिए क्योंकि जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उनका काफ़ी ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका होता है। दैट इज़ वाई फर्मेंटेड चीज़ें ईजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। अब अपन इतने डाइट की बात कर ही रहे हैं तो मुझे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। बैलेंस्ड डाइट अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक प्रपोर्शन है जो कि बहुत सारे लोगों पे स्टडी करके बनाया गया है। ये प्रपोर्शन कहता है कि अगर आपके पास एक प्लेट है खाने की तो उसमें 45 to 50% एनर्जी आपके कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 25 to 20% एनर्जी प्रोटीन से आनी चाहिए एंड 20 to 25% एनर्जी फैट से आनी चाहिए। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये एक एवरेज व्यक्ति के लिए, यानी कि जो ऑफिस जाते हैं, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं डेली और जिनका शेड्यूल एक तरीके से स्टेबल रहता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये जो 50% है कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें बहुत सारी चॉइस है, कुछ सही चॉइस, कुछ गलत चॉइस। अगर आप सही कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो आपको ना सिर्फ एनर्जी मिलेगी, साथ ही में उसके न्यूट्रिशन भी मिलेगा। सेम गोज फॉर फैट एंड प्रोटीन। प्रोटीन और फैट के साथ भी सेम चीज़ है। सही सोर्सेज ऑफ प्रोटीन अगर आप लेंगे तो उसमें आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, ताकत अच्छी मिलेगी एंड आपको अननेसेसरी कैलोरीज खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैट से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ अच्छे फैट होते हैं, कुछ बुरे फैट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एग योक इज़ अ एग्जांपल ऑफ गुड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें। फिश इज़ एन एग्जांपल ऑफ गुड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आप वो खा सकते हो। हाउएवर, जो ट्रांस फैट, जो ट्राइग्लिसराइड रहता है, जो कि जैसे पाम ऑयल हो गया, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो स्टोर हो जाता है, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो ठीक से आपकी बॉडी उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है, ये जो है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हालांकि ये सस्ता है, इसीलिए ये मार्केट में बहुत पॉपुलर है और कई बार आप अनजाने में हो सकता है ये खा भी रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज थिंग्स विच आर ईजी टू डाइजेस्ट। खाना जो है आप खा रहे हो वो डाइजेशन में आसान होना चाहिए एंड उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होने चाहिए। कुछ चीज़ें इन स्पेसिफिक जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर। लोग फाइबर की इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। फाइबर आपके बहुत सारे वेजिटेबल्स में होता है, बहुत सारे फ्रूट्स में होता है। ऐसा कोई एक खाना नहीं है जो कि मैं हाईलाइट कर सकता हूँ जो कि आप गुरु मंत्र की तरह खा लो। बनाना, एप्पल, सलाद वाली सारी चीज़ें में काफ़ी फाइबर होता है, फ्रूट्स में काफ़ी फाइबर होता है, एप्पल जैसी चीज़ों में। तो उसका फ़ायदा ये है कि जो फाइबर है वो एक तरीके का बैरियर बना देता है आपके शुगर के एब्जॉर्प्शन में, आपके मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में। जो चीज़ फटाफट एब्जॉर्ब होकर यूज़ हो जाती है उसको ये स्लो कर देता है, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, आपकी शुगर अननेसेसरी ऊपर नीचे नहीं होती है, आपके पैनक्रियाज को, इंसुलिन को तकलीफ नहीं होती है एंड जो आपका खाना है वो एक स्लो, एक रेगुलेटेड तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है इम्पॉर्टेंस पानी की, यानी कि वाटर की। ये बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है जिसको कि लोग ज़्यादा
इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट एज अ डॉक्टर मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो कि सिर्फ कम पानी पीने की वजह से हॉस्पिटल में आते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं, कई दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, खर्चा भी हो जाता है। सो इफ़ यू कैन ड्रिंक वाटर, अगर आप इनफ पानी पियोगे तो आपके डाइजेशन में काफ़ी मदद होती है। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि खाना खाने के बाद मैं तुरंत पानी पीऊँगा तो मेरे एंजाइम्स और जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आपका ऐसा मानना है तो ठीक है, आप थोड़ी देर के बाद पानी पी लीजिए, बट ओवरऑल पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जाना आपके बॉडी में ज़रूरी है। पानी की बहुत ही वर्सेटाइल रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में, बहुत जगहों पे यूज़ होता है, एंड पानी की कमताई हो जाए तो आपकी बॉडी को काफ़ी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके डाइजेशन को लेके कि कैसे आप अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मुझे चीज़ बतानी थी वो थी लाइफस्टाइल। अब जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें मेनली आपकी हैबिट्स आती हैं, आप क्या ऑक्यूपेशन है आपका, आप क्या काम करते हो, वो वाली चीज़ें आती हैं। तो कुछ गुड हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कुछ बैड हैबिट्स, यानी कि कुछ ऐसी आदतें जिसके की वजह से आपके खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात है जो ऑब्वियसली ख़राब चीज़ें जैसे स्मोकिंग हो गई या जैसे एक्सेसिव अल्कोहल हो गया, ये सब आपके खाने को ठीक से डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम देते हैं। स्मोकिंग के कारण आपके ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर होता है, जो मसल होती है, एक तरीके से जो दरवाज़ा होता है, जो गेट होता है, वो लूज़ हो जाता है, तो उसके कारण आपको काफ़ी एसिडिटी होगी। अल्कोहल से भी सिमिलर चीज़ें होती हैं, कॉफ़ी से भी सिमिलर प्रॉब्लम होती है कि आपको जो एसिड है वो बार बार आपके गले में आएगा, आपको प्रॉब्लम देगा। तो ये चीज़ें मॉडरेशन में करना सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको बोर होना ज़रूरी है या पनिशमेंट वाली लाइफ जीना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और जो गलत चीज़ें उनको जितना हो सकता है अवॉइड करो, जितना पॉसिबल है उतना कम कर दो। सोशल ड्रिंकिंग, सोशल स्मोकिंग, ये सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो ड्रिंक पीता है वो बीमार हो जाता है, बट जितना आप उसको मॉडरेशन में रखोगे, जितना आप उसको कंट्रोल में रखोगे, उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड गुड हैबिट्स हैं। एक्सरसाइज करना, ऑब्वियसली ये सबको पता है लेकिन कोई करता नहीं है। आप जितनी एक्सरसाइज करते हो आपकी पूरी बॉडी एकदम वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलती है, एंड उसी का एक पार्ट डाइजेशन भी है। आप जो भी खाना खाते हो डाइजेस्ट होकर बॉडी में यूज़ होना चाहिए। आप सिर्फ प्रोटीन खाते रहोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। वो प्रोटीन को सही जगह पे जाने के लिए आपको अपने मसल्स को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तभी उनको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है। उसी तरीके से बॉडी के बाकी फंक्शंस भी अच्छे से चलते रहेंगे अगर आप एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज भी करोगे। ये भी खाने को डाइजेस्ट करने का ही पार्ट है। लेटेस्ट रिसर्च ने ये कहा है कि बहुत गहरा कनेक्शन है आपके इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स और आपके स्ट्रेस लेवल के बीच में। बेसिकली गट माइंड कनेक्शन कहते हैं उसको। आप कभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और डिस्कशन किया जाए तो आप कमेंट कर दीजिए, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण आप स्ट्रेस हो जाते हो और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जो कि टूटती नहीं है। तो आप हो सकता है अपने डाइजेशन को उतना कंट्रोल ना कर पाओ, बट स्ट्रेस को तो डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं हमारी डेली लाइफ में, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ये आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कौन सी चीज़ों से आपको स्ट्रेस होता है उनको पता करना, और अगर वो अननेसेसरी है तो उनको अपने रूटीन से, अपने शेड्यूल से, अपने लाइफस्टाइल से हटा देना। उसके कारण आपका डाइजेशन एक तरीके से ठीक हो जाएगा, आप दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, एंड ओवरऑल आप जो भी खाना खाओगे वो आपको अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा, ना कि आपको परेशान करेगा। लास्टली ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनकी की वजह से आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में बात करते हैं। एक होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आप कुछ भी खाते हो तो आपका तुरंत आपकी इंटेस्टाइन्स हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और बिना डाइजेस्ट किए ही आपका खाना बाहर आ जाता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को मिलना होगा एंड उसके बाद आपको उसका सही ट्रीटमेंट लेना होगा। कुछ और बीमारियां हैं जैसे सीलिएक डिसीज़। सीलिएक डिसीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें कि आप खाना खाते हो तो आपके न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, स्पेशली विटामिन
अलग अलग विटामिन जैसे विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसके कारण आपको अनीमिया हो जाता है। अनीमिया हो जाता है तो कमज़ोरी हो जाती है। बहुत बार आप सोचते रहोगे कि मैं खाना तो खा रहा हूँ लेकिन मेरे शरीर में कुछ लग नहीं रहा है, मैं फिर भी कमज़ोर हूँ। तो उसका कारण हो सकता है कि आप के शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आप ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो और आपको उसके बारे में पता ना हो। गैस्ट्रिक अल्सर एक और बीमारी है। फूड एलर्जीज एक और बीमारी है जिसके की वजह से आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। आपको ये पता करना होगा कि कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है और उनसे आप दूर रह सकते हैं। जैसे कि ग्लूटेन नाम की एक चीज़ होती है, एक न्यूट्रिएंट होता है, एक कंपोनेंट होता है जो कि वीट में पाया जाता है और वीट की फैमिली के जो बाकी फूड ग्रेन्स है उसमें पाया जाता है। हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत पॉपुलर हो गई है थैंक्स टू मार्केटिंग। बट उसी से हम ये समझ सकते हैं कि ग्लूटेन जैसी एक चीज़ है जिससे कि अक्सर लोगों को एलर्जी होती है। अगर आपको भी एलर्जी है तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब डाइट की बात चली है तो मैं एक और लास्ट चीज़ ये बताऊंगा कि फैड डाइट्स या फैड हैबिट्स से दूर रहना भी काफ़ी हेल्पफुल है। जितनी भी फैट डाइट्स होती है, फैट डाइट्स यानी कि ऐसी डाइट्स जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जांपल आपको 1-1.5 महीने में ही वेट लॉस अचीव करना है, आप चाहते हैं कि आपकी कोई फ़ोटोशूट है, आपने तुरंत ही वज़न कम करना है, आपको कोई फंक्शन में जाना है, आपको कोई वैकेशन पे जाना है, तो आप 1 महीने के लिए सिर्फ लिक्विड्स पियोगे, आप 1 महीने के लिए कीटो करोगे, आप 1 महीने के लिए किसी और किस्म की डाइट करोगे। प्रॉब्लम ये डाइट्स के साथ ये है कि ये जो मैंने बैलेंस डाइट का प्रोपोर्शन बताया था ये उनको हिला देते हैं, ये बैलेंस को अनबैलेंस कर देते हैं। उससे आपका टेम्परेली वेट लॉस हो जाता है, फैट बर्न भी हो जाता है, बट ये चीज़ को आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते हो बिकॉज बाद में आपको मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि मेरी राय में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि आप 32 टाइम्स चबाओ, आप स्लो खाना खाओ। ये सब चीज़ें आप लिमिटेड समय तक कर सकते हो लेकिन एवरीडे कर पाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज 32 टाइम्स अगर आप चबाओगे तो आपका ब्रेकफास्ट जो है वो लंच बन जाएगा और फिर आपको पूरे दिन में सिर्फ खाते ही रहना पड़ेगा और किसी चीज़ के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो डोंट फॉल फॉर फैट डाइट्स। ऐसी चीज़ों के पीछे आप मत भागिए जो कि करना प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसी चीज़ें अपनाइए जो कि करी जा सकती है। तो लास्टली, बीमारियों को पहचानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको कोई अंडरलाइंग बीमारी हो, स्पेशलिस्ट के पास जाइए, दिखाइए। फैट डाइट से दूर रहिए। जितनी भी टेम्प्रेरी डाइट्स हैं वो टेम्प्रेरी उनको रहने दीजिए, परमानेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है डाइट का। उसके पहले मैंने बताया कि लाइफस्टाइल पे आपको ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है और अच्छी आदतों को अपनाना है, बुरी आदतों से दूर रहना है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने शुरुआत में ही बताई वो है आपकी डाइट पे ध्यान देना है। ऐसी चीज़ें खानी है जो कि आपको डाइजेस्ट करने में आसान हो, ना कि आपके पेट में जाके वो अलग अलग गड़बड़ियाँ पैदा करें, आपके स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़े उनको डाइजेस्ट करने के लिए और एंड में न्यूट्रिशन मिले आपको शून्य। तो ऐसी चीज़ें खानी जिसमें न्यूट्रिशन काफ़ी है, जो कि डाइजेस्ट करने में आसान है। एंड ये थी मेरी कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस जो कि मैं आपको बताना चाहता था डाइजेशन से रिलेटेड। ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ नहीं कवर किया है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं सबको पढ़ूंगा, सबको रिप्लाई करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो, सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, share it with your friends and family, and I will see you in the next one.